खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गोविंद बलवंत पंत की जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 11:30 बजे IRTD सभागार में मनाई जाएगी जयंती। उत्तराखंड में कैबिनेट का फैसला, मैदान के बाद अब प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भी खुलेंगे सैनिक स्कूल। UKSSC की 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद 92,000 युवाओं को दोबारा करनी होगी परीक्षा की तैयारी। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में अधिकारियों पर लगाए घूस लेने के आरोप, अभ्यर्थियों ने भर्ती घोटाले की CBI जांच की करी मांग। टैगोर नगर में आयोजित टैगोर ट्रॉफी अंतर जनपदीय फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में हल्द्वानी ने टैगोर नगर को हराकर जीता खिताब। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून कार्यक्रम में है, जहां पर वहां पहुंचेंगे, गोविंद बलवंत पंत कार्यक्रम की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 11:30 बजे IRTD सभागार में जयंती मनाई जाएगी। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है, जहां वे गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11:30 बजे IRTD सभागार में जयंती मनाई जाएगी, जहां पर शामिल होने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हम आप तक देहरादून से खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गोविंद बल्लभ पंत की जयंती में शामिल होंगे, जिसके लिए 11:30 बजे IRTD में पहुंचेंगे, सभागार में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर यह जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही आपको बता दें और भी कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11:30 बजे IRTD सभागार में ये जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि देहरादून से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके लिए 11:30 बजे IRTD सभागार में पहुंचेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर ऋषिकेश से है, जहां पर परमार्थ आश्रम गंगा तट पर हिमालय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमालय जल जीवन और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए सभी को संकल्पित किया। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में एक कमेटी गठित कर लुप्त हुए स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे। साथ ही हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सहित हिमालय क्षेत्रों में कार्यक्रम के माध्यम से जन जन को जागरूकता लाएंगे। कि हिमालय को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। हिमालय अगर बचेगा तो निश्चित रूप से जहां उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमेटी,
जो हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में, नदियों के पुनर्जीवन में, पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं उन स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे। लगातार ग्लेशियर के पिघलने से हिमालय पर संकट आ रहा है। जल जीवन और जंगल को बचाने के लिए हिमालय दिवस मनाया गया। ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम गंगा तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने संकल्प लिया कि हिमालय को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। ऋषिकेश परमार्थ आश्रम से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर डोईवाला से है, जहां पर देश के साथ उत्तराखंड में भी गणपति उत्सव की धूम देखने को मिली। जगह जगह मंदिरों और घरों में लोगों ने गणेश जी को विराजमान कर उनकी पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन से माहौल को भक्ति में बनाया हुआ था। वहीं आज गणेश विसर्जन का आखिरी दिन होने के कारण सुबह से ही क्षेत्र में गणेश जी की पूजा और भजन कीर्तन से भगवान गणेश को विदाई देने का कार्यक्रम चल रहा था। डोईवाला के जॉली ग्रांट कोठारी मोहल्ले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद दिया और सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान गणेश जी के भक्ति भाव में हर व्यक्ति डूबा हुआ है। गणेश जी की पूजा अर्चना और कीर्तन भजन का आयोजन मां वैष्णो देवी समिति द्वारा आयोजित किया गया। सांसद जी हमें यहाँ पे शुभ आशीर्वाद देकर अपने गणपति को हर साल बिठाते, मतलब हमेशा हम गणपति को बिठाते हैं और आज भी हमने गणपति उनको बिठाया है, विराजमान किया है। और हम आज गणपति अनंत चतुर्दशी है, जो कि आज गणपति विसर्जन होता है। और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों के उनके लिए आज हमारे बीच में हमारे सांसद जी आए थे, नरेश बंसल जी, और वो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आज विशेष वो आए थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने चंपावत दौरे के तहत शुक्रवार को चंपावत के गोरल चौड़ मैदान में स्थित गोलू देवता मंदिर के दर्शन करने के उपरांत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी गोरल चौड़ स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी के कैंप कार्यालय आगमन पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण भी किया गया, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं क्षेत्र के काश्तकारों के साथ बैठक की तथा जिले में किए जा रहे कार्यों एवं संभावनाओं के बारे में काश्तकारों एवं अन्य सभी से जानकारी ली। इस अवसर पर काश्तकारों द्वारा उद्यान मंत्री को जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने की मांग की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर पौड़ी से है, जहां पर भटोली गांव में एक बुलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सूचना पर श्रीनगर से इंस्पेक्टर मंजरी नेगी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर एक बुलेरो वाहन मुख्य मार्ग से अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर नीचे जा गिरा, जिसमें 2 लोग सवार थे। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा अत्यधिक विषम परिस्थितियों में वाहन तक पहुंचकर सर्चिंग की गई तो पाया कि उक्त वाहन में सवार दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। टीम द्वारा दोनों मृतकों के शवों को बैग के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। दोनों मृतक 35 वर्षीय अर्जुन सिंह और 40 वर्षीय देव सिंह दोनों ही निवासी भटोली गांव के ही हैं। आज सुबह हमें लगभग 8 बजे सूचना मिली थाना कोतवाली से कि श्रीनगर से बुघानी रोड पर गांव भटोली नामक स्थान पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस वाहन का नाम था बुलेरो और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। जब टीम वहां पर पहुंची तो उस समय तक एक शव को बाहर गांव वाले निकाल के ले आए थे और दूसरा शव गाड़ी के पास ही पड़ा हुआ था। तो दोनों शवों को हमारे द्वारा फिर मॉर्चरी भेज दिया गया। इनमें से एक अर्जुन सिंह नाम का था, लगभग 35 वर्ष का, जो भटोली गांव का था, और दूसरे का नाम था देव सिंह, जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी। वो भी भटोली गांव का ही था।
दोनों रात में कहीं से आ रहे थे, तो ये रात में ही हादसा हुआ है। सुबह जब लोगों ने देखा तो जब लोगों को पता चला तब तक दोनों वो डेड हो चुके थे। खबर लालकुआं से है, जहां पर तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत ने संयुक्त रूप से लालकुआं और बिंदु खत्ता क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें प्रशासन ने देर शाम बिंदु खत्ता क्षेत्र के इंदिरा नगर द्वितीय में स्थित एक गोदाम में छापेमारी की तो वहां पर कई कुंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। छापेमारी के बाद प्रशासन ने पॉलिथीन से संबंधित सामग्री को जब्त करने के साथ ही पॉलिथीन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का चालान किया है। इसके अलावा कार रोड क्षेत्र में 2 दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। साथ ही लालकुआं बाजार में आधा दर्जन से अधिक व्यापारियों का पॉलिथीन रखने पर 15 से 20 हजार रुपए तक का चालान किया गया है। कार रोड बिंदु खत्ता में एक छापेमारी की गई है, जिसमें किसी टिंकू नाम के व्यक्ति का ये माल बताया जा रहा है। ये उसने यहाँ पर किराए पे एक गोदाम दिया हुआ था। इसमें लगभग 10-12 कुंटल माल पकड़ा गया है, जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित प्लास्टिक से बना हुआ है और ये पूरा प्रतिबंधित माल है। इस सभी को सीज किया जा रहा है। अभी जो मौके पे मालिक है वो फरार है, उसकी ढूंढ की जा रही है। आज राजस्व विभाग, पुलिस तथा नगर पंचायत की टीम द्वारा ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। 10 से 12 कुंटल माल जो यहाँ लगातार चल रहा है। आज भी कई जगह पर छापेमारी की गई है। इसके अतिरिक्त भी 2 दुकानों से माल जब्त किया गया है और लगभग 8-9 किलो वालों का आज जब्त किया जा रहा है हमारे द्वारा और इस व्यक्ति का चालान काटा जाएगा। अरे नहीं, बैग नहीं ऐसे सर सिंगनाबाई में और है जो अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है, उन पर भी जल्दी छापेमारी की जाएगी और उन पर नज़र बना के रखी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर खानपुर से है, जहां पर लंडौरा के लोगों का कहना है कि पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ती हो रही है। आरोप है कि सरकारी नौकरी को योजना का लाभ दिया जा रहा है। कई पात्र लोग योजना से महरूम रह रहे हैं। लंडौरा निवासी मोहम्मद इसरार, नसीम, दुर्गा आदि ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि लंडौरा में पीएम आवास योजना का 947 लोगों को मिल चुका है। आरोप है कि इनमें ज्यादातर लोग अपात्र हैं। आरोप है कि साठगांठ से 2 सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को योजना का लाभ दिया गया है। यह भी आरोप है कि योजना के प्रभारी के भाई का भी पीएम आवास योजना से मकान बनाया गया है। एक मकान पर 2 बार पीएम आवास योजना का पैसा रिलीज किया गया है। लोगों का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 947 मकान दिए हैं नगर पंचायत लंडौरा में, सरकारी नौकरों को दे रखे हैं और दिन के दिन पैसे पूरे कर रखे। 2016, 17, 18 के पैसे पूरे नहीं हुए और 2021 में दिन के दिन पैसे पूरे कर दिए और एक परिवार में 5-5, 6-6 मकान दे रखे हैं, जबकि इसकी गाइडलाइन ही कुछ और है। क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन है कि लाभार्थी किसी भी परिवार का कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी जगह में, क्या गर्मी हो या सर्दी हो। स्थिति है भाई, एक जगह भी नहीं है, मकान भी नहीं बने, पैसे रिलीज कर दिए और एक ही प्लाट पर 2-2 बार मकान रिलीज। मकान बिक चुका, बिकने 19 में बनावा हो चुका और उसकी में भी किस्त गिर रही, जिसने बेचा और अगले में भी किस्त जिसने ले रखा और गरीबों को मिल नहीं रहा। एक हमारे सामने गिरा हुआ रहा, 5 बच्चे, मकान इन्होंने दिया नहीं सभासद ने। क्या मानते ना देने का कारण भी तो होगा कुछ, और जिन लोगों को दे रहे हैं उसका कारण बस उनको हम वोट नहीं दिया। सभासद ने होगा। 2 साल से वहाँ के चक्कर काट रहा हूँ और कहते हैं कि हमें 50,000 दो तो आपका मकान बनेगा। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? मजदूर आदमी हूँ और आप मेरा मकान जाकर देख लो, कभी भी गिर सकता है। लोगों के 5-5, 6-6 मकान बन रहे हैं, मेरा एक भी क्यों नहीं बन रहा? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हैं? करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जनता के सुझावों और विचारों को शामिल किए जाने को लेकर समिति ने राजभवन में वेबसाइट का शुभारंभ किया। हालांकि इस दौरान समिति ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेजा, जिसके माध्यम से समिति ने जनता से उनके राय मांगे हैं। समिति के अनुसार सामान्य नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। साथ ही समिति ने जनता से अनुरोध किया है कि प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर अपनी राय को समिति को दे। समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, इसलिए कोई टाइम लिमिट अभी नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। जनता से जो सुझाव प्राप्त होंगे उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बेहतर रिपोर्ट तैयार की जा सके। साथ ही इसके लिए सब कमेटी भी बनाई गई है जो जनता से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करेगी। लिहाजा जनता से प्राप्त जो अच्छे सुझाव होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। इसके बाद सरकार की पहली कैबिनेट में यूसीसी को लागू करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया और फिर 27 मई 2022 को सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अभी तक कुल 4 बैठक कर चुकी है, तो वहीं देहरादून में समिति ने 5वीं बैठक की। इसके अलावा समिति ने यूसीसी के लिए 2 सब कमेटी भी बनाई हैं, जिसके तहत एक दिल्ली और दूसरी देहरादून में काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर एक कार्य व्यवहार आया है, कार्य संस्कृति आई है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमने जो संकल्प लिया था चुनाव से पूर्व कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए और आज सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने बना दी है, जो सभी स्टेक होल्डरों से बात करेगी और बात करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर हम इसको लागू करेंगे और आज हमने इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी। वहीं यूसीसी के सदस्य एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में जो मौजूदा कानून है उसका अध्ययन करें और इस बात पर ध्यान दें कि क्या मौजूदा कानून में कुछ संशोधन करने की जरूरत है या फिर मौजूदा कानून के ब्याह पर अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही यूसीसी को प्रदेश में लागू करने पर भी रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि समिति के पास सभी खुले विकल्प हैं। यही वजह है कि समिति जनता के राय को ले रही है ताकि जनता क्या चाहती है और जनता के क्या सुझाव हैं इसको रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके। उत्तराखंड के जो रेसिडेंट्स है और जो अपने सिटीजन्स सबके लिए हम बनाना चाहते हैं। अभी आपका कहना है, आप ट्राइब्स किसके बारे में पूछ रहे हैं? साथ ही यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यह समिति उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अध्ययन कर रही है, लिहाजा उत्तराखंड के निवासियों से सुझाव और उनके विचार मांगे गए हैं। यही नहीं, समिति ने प्रदेश की महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वह भी अपना सुझाव विशेष रूप से रखें ताकि जो हम समानता की बात करते हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि समिति के लिए महिलाओं की राय भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वह अपने बढ़ चढ़कर अपने राय और सुझाव को समिति के सामने रखें। हमें अपने लोगों के सुझाव चाहिए, इसलिए हम सुझाव जो मांग रहे हैं हमारे उत्तराखंड के निवासियों से मांग रहे हैं। दूसरी बात,
इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जो महिलाओं से ताल्लुक़ रखता है। मतलब मैं दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूँगा माननीय अध्यक्षा जी की ओर से कि महिलाएं ज़रूर इसमें सामने आएँ, क्योंकि जो समानता की बात उठी है नागरिक कानूनों में, उसका एक बहुत बड़ा उसका जो फैसेट रहा है, उसका जो डायमेंशन रहा है, उसका जो आयाम रहा है, वो महिलाओं को भी समानता दिलाने की बात है। विपक्ष का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार शुरू से ही अपनी पीठ थपथपा रही है। कमेटी बीच में बना दी गई है और विचारों पर चिंतन मंथन किया जा रहा है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इस छोटे से राज्य पर भी ध्यान देना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, भाजपा अपने शासित राज्यों में इसको पहले लागू करें, क्योंकि देवनगरी उत्तराखंड को भाजपा ने फुटबॉल मैदान समझा हुआ है, जो लगातार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आम जनता के ऊपर कर रहे हैं। कहीं यह ना हो कि आने वाले भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन होने पर देवस्थानम बोर्ड की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में ना चला जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का बहुत ढोल पीट रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि जनता की बेहतरी के लिए है और इतना खूबसूरत कानून है, तो फिर धामी जी मोदी जी से कहकर जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ इसको लागू क्यों नहीं करवाते? उत्तराखंड को प्रयोगशाला या अपना फुटबॉल ग्राउंड क्यों समझ रखा है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने? ये समझ से परे है। और सूत्रों से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री की स्वयं की अवधि अब मुख्यमंत्री के रूप में बहुत कम होने वाली है और जल्दी ही बोरिया बिस्तर बच सकता है। ऐसे में हो सकता है जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत जी का देवस्थानम बोर्ड उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला, वैसे ही धामी जी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये राग शायद नया आने वाला मुख्यमंत्री ठंडे बस्ते में डाल दे। वहीं आम आदमी पार्टी का मानना है कि सरकार इस बिल को लाने से पहले अच्छी तरह इसके बिंदुओं को समझ ले। कहीं यह ना हो कि पहले भी सरकार ने इस तरीके की गलतियां करी हैं, तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़े, और ताकि भविष्य में इसको कोई व्यक्तिगत विरोध ना करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो मामला है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं कि इस पर काम चल रहा है और इस पर एक कमेटी भी गठित की गई है, तो इस पे आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाए और सभी जाति धर्म के लोगों का ध्यान रखते हुए इसको लागू करने की कार्रवाई की जाए। चूँकि इससे पहले भी प्रदेश में भी और देश में भी बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिसमें जो चीज़ें लागू की गई बाद में उसका विरोध हुआ और कई बार सरकार को मुंह की खानी पड़ी, इसको वापस लेना पड़ा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसान आंदोलन हुआ, जो किसान बिल लाए गए, और इसी प्रकार से यहाँ पे पंडा पुरोहितों के जो अहित को लेकर के जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, समिति बनाई थी, तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही हैं जिससे सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन की कमान संभाल रहे पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनाव से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान कर दिया था, और यही वजह है कि धामी अपने उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब कमेटी बन चुकी है और कमेटी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिस पर जनता के सुझाव आने लगेंगे। इस पर आम पब्लिक और खासकर महिलाओं से अपील की गई है कि अपने ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुझाव दें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिक आगामी 7 अक्टूबर तक अपने सुझाव इस वेबसाइट पर दे सकते हैं, जिस पर आने वाले भविष्य में गहन चिंतन मंथन होने के बाद यह कानून जल्द ही प्रदेश में लागू किया जा सकता है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।